हम सब स्कूल गए हैं और हम में से ज्यादातर लोगों के लिए स्कूल का मतलब था एक क्लासरूम, एक ब्लैक बोर्ड और एक टीचर। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस एक टीचर को तैयार करने के पीछे कितनी बड़ी सोच होती है, कितनी जद्दोजहद होती है? बिल्कुल, खासकर भारत जैसे देश में। हाँ, जहाँ एक क्लासरूम अपने आप में एक छोटा हिंदुस्तान होता है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बैकग्राउंड और सबकी जरूरतें भी अलग। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे एक लिसनर ने डीएलएड कोर्स की कुछ सामग्री भेजी है और कुछ नोट्स भी जो इसी सवाल की जड़ तक जाते हैं कि एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर को तैयार आखिर किया कैसे जाता है। ये सिर्फ सिलेबस की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के बदलने की कहानी है। बिल्कुल, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के मदद से उस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे भारत में टीचर की भूमिका एक साधारण इंस्ट्रक्टर से बदलकर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की हो गई। हाँ, और ये कहानी कानून, मनोविज्ञान और शिक्षा के बड़े बदलावों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस सोच को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े कानूनी बदलावों से, जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट। हाँ, आरटीई एक्ट, ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। इस कानून ने कहा कि 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, सिर्फ कानून बना देने से या बच्चों को स्कूल में ले आने से अच्छी शिक्षा की गारंटी तो नहीं मिल जाती। क्लासरूम के अंदर की क्वालिटी वो कैसे सुनिश्चित होगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून एक ढांचा दे सकता है, एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन अंदर का काम तो टीचर है। बिल्कुल, उस दरवाजे के अंदर जो असली जादू होता है वो एक बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया एक प्रोफेशनल टीचर ही कर सकता है। आरटीई एक्ट की आत्मा, आप कह सकते हैं, क्लासरूम में एक काबिल टीचर के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। अच्छा, तो एक तरफ है कानूनी अधिकार और दूसरी तरफ उस अधिकार को हकीकत में बदलने वाला एक कुशल शिक्षक। ये दोनों मिलकर ही एक क्वालिटी क्लासरूम बनाते हैं। और भारत में कुशल शिक्षक का मतलब भी बहुत गहरा है। हम किसी एक जैसे बच्चों वाले क्लासरूम की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो एक ही क्लास में कोई बच्चा शायद पहली बार स्कूल आया है, कोई किसी खास जनजाति से है, किसी की भाषा अलग है, कोई शायद शारीरिक रूप से अक्षम है। ये तो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती भी है और यहीं पर टीचर एजुकेशन का असली मकसद भी छिपा है। अच्छा, इसी को संभालने के लिए समावेशी शिक्षा या जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट सामने आया। ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इसी पर फोकस्ड है कि एक टीचर इन विविधताओं को बोझ ना समझे, बल्कि क्लास की ताकत समझे। उसे सिर्फ अपना विषय नहीं पढ़ाना है, बल्कि हर बच्चे की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना है। उसे एक तरह से समाजशास्त्री भी बनना है और एक मनोवैज्ञानिक भी। मतलब अगर टीचर का रोल इतना बदल रहा है तो जाहिर है कि उसके सिखाने के तरीके, उसके साधन, मतलब जो पाठ्यक्रम है वो भी बदलना होगा। बिल्कुल, वो पुरानी रट्टे वाली पढ़ाई तो इस नए मॉडल में फिट नहीं बैठेगी। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक, आप कह सकती हैं, एक क्रांतिकारी दस्तावेज के तौर पर सामने आता है। एनसीएफ 2005। हाँ, इसे लाने की वजह ही यही थी। उस समय यशपाल समिति की एक रिपोर्ट आई थी जिसका शीर्षक ही बहुत कुछ कहता है, लर्निंग विदाउट बर्डन। बिना बोझ के सीखना। हाँ, बिना बोझ के सीखना। ये एक तरह से सिस्टम का कबूलनामा था कि हम बच्चों पर जानकारी का बोझ डाल रहे हैं और उनकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा है उसे खत्म कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया गया? मतलब रटने की जगह किस चीज ने ली? रटने की जगह ली अनुभवात्मक शिक्षा ने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये सोच कहती है कि ज्ञान कोई बाहर से थोपी जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि बच्चे अपने अनुभवों से खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। अच्छा। और एनसीएफ ने इसके लिए 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। ये एक पुल की तरह हैं जो बच्चे की दुनिया को स्कूल की दुनिया से जोड़ते हैं। कौन से सिद्धांत है ये? रहना है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। यानी जो बच्चा पहले से जानता है, चाहे वो उसके घर की भाषा हो, गांव का माहौल हो, पढ़ाई वहीं से शुरू करो और फिर उसे नई चीजों तक ले जाओ। ओके। दूसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले उसे वो चीजें सिखाओ जिन्हें वो छू सकता है, देख सकता है, जैसे गिनती सिखाने के लिए पत्थर या कंचे। राइट। फिर धीरे धीरे उसे 2 + 2 = 4 जैसे अमूर्त कॉन्सेप्ट्स तक ले जाओ। और तीसरा?
तीसरा है स्थानीय से वैश्विक की ओर, लोकल टू ग्लोबल। पहले उसे अपने आसपास के माहौल, अपने गांव, अपने शहर के बारे में पढ़ाओ। जब वो अपने परिवेश से जुड़ेगा तब उसका दायरा बढ़ाकर देश और दुनिया तक ले जाओ। ये तीनों सिद्धांत मिलकर ये पक्का करते हैं कि पढ़ाई बच्चे के जीवन का हिस्सा लगे, कोई बाहरी बोझ नहीं। तो अगर हम पाठ्यक्रम को मतलब एजुकेशन के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह बदल रहे हैं तो इसके लिए पूरे सिस्टम का हार्डवेयर भी तो बदलना पड़ेगा। बहुत सटीक बात कही आपने। आप एक 21वीं सदी का करिकुलम 20वीं सदी के केंद्रीकृत कठोर सिस्टम पर तो नहीं चला सकते। इसके लिए तो बड़े ढांचागत बदलाव करने पड़े होंगे। बिल्कुल, और वो सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव था विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। पहले क्या होता था कि शिक्षा से जुड़े सारे बड़े फैसले दिल्ली या राज्यों की राजधानी में बैठे कुछ लोग लेते थे और उन्हें जमीनी हकीकत का शायद उतना अंदाजा नहीं होता था। लेकिन विकेंद्रीकरण से ये बदला। इसके तहत पंचायती राज संस्थानों मतलब पीआरआई को स्कूलों के मैनेजमेंट में एक बड़ी भूमिका दी गई। अच्छा, अब स्कूल की देखरेख, टीचर की उपस्थिति और स्कूल की जरूरतें तय करने में गांव की पंचायत और स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी हो गई। इसका फायदा ये हुआ कि शिक्षा स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ज्यादा प्रासंगिक हो गई और जवाबदेही बढ़ी। तो स्कूल अब सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं रहा, बल्कि समुदाय का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि शिक्षा का मकसद अब सिर्फ जानकारी देना नहीं रहा, बल्कि बच्चों की उनकी सोचने की शक्ति को विकसित करना हो गया है। उन्हें सिर्फ ये नहीं सिखाना कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाना है कि सोचना कैसे है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सोचने की शक्ति। इसी को अकादमिक भाषा में क्रिटिकल पेडागॉजी कहते हैं। क्रिटिकल पेडागॉजी, हाँ। इसका लक्ष्य बच्चों को सिर्फ जानकारी का उपभोक्ता, एक कंज्यूमर बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक जागरूक नागरिक बनाना है जो अपने आसपास के समाज को समझ सके, उसमें हो रहे अन्याय, भेदभाव पर सवाल उठा सके और शक्ति संतुलन को पहचान सके। ये तो पारंपरिक शिक्षा की सोच से बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य अब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को जीना सिखाना है। हाँ, और ये प्रेरणा आई थी एनपीई 1986 से, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। उसमें लोकतंत्र, पर्यावरण की रक्षा, शांति, इन मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया था। अच्छा। तो एनसीएफ 2005 ने इन सभी विचारों को एक साथ पिरोकर 3 मुख्य लक्ष्य तय किए। पहला, यूनिवर्सल एक्सेस, यानी हर बच्चे की स्कूल तक पहुंच हो। ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सल रिटेंशन, यानी जो बच्चे स्कूल आ गए हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, बीच में छोड़े नहीं। और तीसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। एनसीएफ के बारे में एक और बात जो मैंने स्रोतों में पढ़ी वो है इसके 4 बुनियादी सवाल जो किसी भी पाठ्यक्रम को बनाने का आधार है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगे। हाँ, वो 4 सवाल तो पूरे एनसीएफ की आत्मा है। पहला, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, एजुकेशनल पर्पसेस, हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर आखिर बनाना क्या चाहते हैं। दूसरा, इन उद्देश्यों को पाने के लिए बच्चों को किस तरह के सीखने के अनुभव दिए जाएं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब क्लास में कौन सी गतिविधियां होंगी। राइट। तीसरा, इन अनुभवों को कैसे संगठित किया जाए, हाउ टू ऑर्गेनाइज देम, मतलब कौन सा विषय कब और कैसे पढ़ाया जाएगा। और चौथा और सबसे जरूरी, हम ये कैसे पता करेंगे कि बच्चे ने सीखा है या नहीं, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का तरीका क्या होगा जो रटने की बजाय समझ को परखे। ठीक है, तो हमारे पास एक नया दर्शन है, आरटी, एक नया सॉफ्टवेयर है एनसीएफ, और एक नया हार्डवेयर भी है, विकेंद्रीकरण। लेकिन ये सब कुछ बेमानी है अगर इसे चलाने वाला यानी जो यूजर है, हमारा टीचर, वो इसके लिए तैयार ना हो। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आप किसी को इतनी जटिल भूमिका के लिए ट्रेनिंग कैसे देते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब मिलता है एनसीटीई 2009-10 में। ये टीचर एजुकेशन के लिए बनाया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। ओके। ये साफ तौर पर कहता है कि अच्छी टीचर एजुकेशन और स्कूल के अच्छे नतीजों में सीधा गहरा संबंध है। अब ट्रेनिंग जो है वो मुख्य रूप से 2 मरहलों में होती है, प्री सर्विस यानी टीचर बनने से पहले, और इन सर्विस यानी नौकरी में आने के बाद समय समय पर होने वाली ट्रेनिंग। प्री सर्विस ट्रेनिंग के लिए मुख्य व्यवस्था क्या है? देखिए, इसके लिए जिला स्तर पर DIIT यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सबसे प्रमुख संस्थान है। ये 12वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कराते हैं जिसे DELED कहते हैं। DELED जी। और इसके अलावा समय के साथ इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि 80 के दशक के अंत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, PMOST,
प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। सोचिए, एक नई शिक्षा नीति आई है, एनपीई 1986, और आपको लाखों शिक्षकों को उसके बारे में एक साथ समझाना है। पीएमओएसटी वही विशाल प्रयास था। अच्छा। फिर 90 के दशक में एसओपीटी आया, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। ये खास तौर पर प्राइमरी के शिक्षकों के लिए था, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और एमएलएल जैसी योजनाओं पर फोकस किया गया। और क्या प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टीचर की ट्रेनिंग एक जैसी होती है या उसमें कुछ फर्क होता है? नहीं, बहुत बड़ा फर्क होता है। प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से 5 तक बच्चों की दुनिया बहुत ठोस होती है, इसलिए ट्रेनिंग का जोर होता है खेल खेल में सिखाने पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर, भाषा और बुनियादी गणित पर। लेकिन जैसे ही बच्चा अपर प्राइमरी में आता है, उसकी सोच मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने लगती है। वो सिर्फ चीजों को नहीं, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी समझने लगता है। राइट। इसलिए वहां ट्रेनिंग में एक्शन रिसर्च और इंटर्नशिप जैसी चीजें शामिल हो जाती हैं, ताकि टीचर क्लासरूम की समस्याओं को खुद पहचान कर उनका हल निकाल सके। स्रोतों में डीएलएड और बीएलएड का भी जिक्र है। ऐसा लगता है कि सिस्टम को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि 2 साल की ट्रेनिंग शायद इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल। डीएलएड जो कि 2 साल का डिप्लोमा है, वो आज भी चल रहा है, लेकिन इसकी एक सीमा ये मानी गई कि इतने कम समय में एक टीचर में वो गहराई, वो समझ विकसित करना मुश्किल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा। इसी के जवाब में बीएलएड यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। ये 4 साल का एक इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, जैसा दिल्ली विश्वविद्यालय में चलता है। 4 साल का? हाँ, इसमें विषय का ज्ञान और पढ़ाने का तरीका मतलब पेडागोजी दोनों साथ साथ 4 साल तक पढ़ाए जाते हैं। इससे एक ज्यादा परिपक्व और सक्षम टीचर तैयार होता है। तो इस पूरी यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है, वो एक ऐसा टीचर बनाना है जो सिर्फ जानकारी ना दे, बल्कि लगातार अपने काम पर सोचे, उसे बेहतर करे। वो सिर्फ एक किताब पढ़ाने वाला ना हो, बल्कि खुद एक सीखने वाला हो। आपने पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कह दिया। इसी आदर्श टीचर को महान शिक्षाविद जॉन डेवी ने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का नाम दिया था। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर? जी, एक ऐसा प्रोफेशनल जो सिर्फ मशीनी तौर पर अपना काम नहीं करता, बल्कि लगातार अपने काम पर चिंतन मनन करता है। वो खुद से सवाल पूछता है, मैंने आज क्लास में क्या किया, क्यों किया, क्या इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता था? ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। एक टीचर ये चिंतन, ये रिफ्लेक्शन असल में करता कैसे है? क्लास की भाग दौड़ में इसके लिए वक्त कैसे मिलता है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब डोनाल्ड शॉन के मॉडल में मिलता है। डोनाल्ड शॉन? हाँ, उन्होंने इस रिफ्लेक्शन को 3 स्तरों में बांटा, जो इसे बहुत आसान बना देता है। पहला है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी एक्शन के दौरान ही सोचना। हाँ बिल्कुल। जैसे आप क्लास में कुछ समझा रहे हैं और आपको बच्चों के चेहरों से लगता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, आप तुरंत पढ़ाने का तरीका बदल देते हैं, कोई दूसरा उदाहरण देते हैं। ये इन एक्शन रिफ्लेक्शन है, उसी वक्त होता है। ठीक है, समझ गए। और दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ये एक्शन के बाद होता है। क्लास खत्म होने के बाद आप शांति से बैठकर सोचते हैं कि आज क्लास में क्या अच्छा हुआ, कहाँ कमी रह गई, किस बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। ये एक तरह से दिन का विश्लेषण है। और तीसरा है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। ये भविष्य के लिए है। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर जब आप अगले दिन की क्लास का लेसन प्लान बनाते हैं, तो आप पहले से सोचते हैं कि किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। ये भविष्य की योजना है। हाँ, तो इन एक्शन, ऑन एक्शन और फॉर एक्शन, ये तीनों मिलकर एक टीचर को सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं, बल्कि एक सच्चा प्रोफेशनल, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनाते हैं। तो ये पूरी कहानी एक टीचर के विकास की है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे पहले सिर्फ जानकारी देने वाला माना जाता था, से लेकर एक ऐसे चिंतक तक जो क्लासरूम की हर छोटी बड़ी चुनौती को समझता है और उसके अनुसार खुद को ढालता है। बिल्कुल। कानून, पाठ्यक्रम और ट्रेनिंग, ये सब उसी एक लक्ष्य को साधने के अलग अलग रास्ते हैं। एक अच्छा शिक्षक बनाया नहीं जाता, वो लगातार सीखने और चिंतन करने की प्रक्रिया से खुद बनता है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम अब इसी सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमने आज इसके कई पहलुओं को समझा, लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में रह गया है जो मैं हमारे लिसनर्स के लिए भी छोड़ना चाहती हूँ। जरूर पूछिए। टीचर को तैयार करने की बात की, लेकिन क्या होता है जब ये बेहतरीन ट्रेनिंग पाया हुआ नई सोच वाला टीचर एक ऐसे स्कूल सिस्टम में जाता है जो आज भी पुराना है, कठोर है
और आदत ही है ना। हाँ, और बदलाव के लिए तैयार नहीं है। उस लड़ाई में कौन जीतता है, एक व्यक्ति का जुनून या एक संस्था की जड़ता?